हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। फोटो में अंकिता के सौंदर्य को देखकर अभिषेक बहुत खुश था, लेकिन शादी के बाद अंकिता के सांवले रंग को देखकर उसके भीतर हीन भावना घर कर गई। जब उसकी सांवली सलोनी अंकिता के गुणों का जाला फूटने लगा तो उसकी आंखें चौंधिया सी गई। दफ्तर की घड़ी ने 4:30 बजने की सूचना दी तो सब एक एक करके उठने लगे। अभिषेक ने जैसे यह आवाज सुनी ही नहीं। चलना नहीं है क्या यार? नीरज ने पीठ पर एक थौल मारी तो वह चौंक गया। 5 बज गए क्या? कमाल है, नीरज बोला। घर में नई ब्याई बीवी बैठी है और पति को यह भी पता नहीं कि 5 कब बज गए। अरे मियाँ, तुम्हारे तो आजकल वे दिन हैं जब लगता है घड़ी की सुइयां खिसक ही नहीं रही और कमबख्त 5 बजने को ही नहीं आ रहे। पर एक तुम हो कि नीरज के व्यंग्य से अभिषेक के सीने में एक चोट सी लगी। फिर वह स्वर को संभाल कर बोला, मेरा कुछ काम अधूरा पड़ा है, उसे पूरा करना है, तुम चलो। नीरज चल पड़ा। अभिषेक गहरी सांस लेकर कुर्सी से टिक गया और सोचने लगा, वह नीरज को कैसे बताता कि नई नवेली बीबी है, तभी तो वह यहाँ बैठा है। उसके अंदर की उमंग जैसे मर सी गई है। पिताजी को भी ना जाने क्या सूझी कि उसके गले में ऐसी केल जैसी न वह उतार सकता है और न खुश है। वह तो विवाह करना ही नहीं चाहता था, अकेले रहने का आदी हो गया था। विवाह की इच्छा ही नहीं होती थी। उसने कई शौक पाले हुए थे। शास्त्रीय संगीत के महान गायकों के कैसेटों का अनुपम खजाना था उसके पास, जिन्हें सुनते सुनते वह न जाने कब हो जाता था। इसके अलावा अच्छा साहित्य पढ़ना, शहर में आयोजित सभी चित्रकला प्रदर्शनियां देखना, कवि सम्मेलनों आदि में भाग लेना तो उसके प्रिय शौक थे, और इन सब में व्यस्त रहकर उसने विवाह के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे में पिताजी का पत्र आया था, अभिषेक, तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, अच्छे खानदान की है, प्रथम श्रेणी में MA है, मेरे मित्र की बेटी है, फोटो साथ भेज रहा हूँ। मैं तो उन्हें हाँ कर चुका हूँ, तुम्हारी स्वीकृति का इंतजार है। अनमना सा होकर उसने फोटो उठाया और गौर से देखने लगा था। तीखे नैन नक्श की एक आकर्षक मुखाकृति सी थी, बड़ी बड़ी भायो भ्रमण आंखें जैसे उसके सारे वजूद पर छा गई थी, और जाने किस रौ में उसने वापसी डाक से ही पिताजी को अपनी स्वीकृति भेज दी थी। पिताजी ने 1 माह बाद ही विवाह की तारीख नियत कर दी थी। उसके दोस्त नीरज, विनोद आदि हैरान थे और उसे सलाह दे रहे थे कि सिर्फ फोटो देखकर ही विवाह को कैसे राजी हो गया, कम से कम एक बार लड़की से रूबरू तो हो लेता। पर जनाब में वह हंसकर बोला था, फोटो तो मैंने देख ही लिया है, अब पिताजी लंगड़ी लूड़ी बहू तो चुनेंगे नहीं। पर कितना गलत सोचा था उसने। विवाह की प्रथम रात्रि को ही उसने अंकिता के चेहरे पर प्रथम दृष्टि डाली तो सन्न रह गया था। अंकिता की रंगत काफी सांवली थी, फिर तो वह बड़ी बड़ी भावप्रवण आंखें, जिनमें वह अक्सर कल्पना में डूबा रहता था, वे तीखे नाक नक्श जो धार की तरह सीधे उसके हृदय में उतर जाते थे, सब जैसे कपूर से उड़ गए थे। और रह गया था अंकिता का सांवला रंग। अंकिता से तो उसने कुछ नहीं कहा, पर सुबह पिताजी से लड़ पड़ा था, कैसी लड़की देखी है आपने मेरे लिए? आप पर भरोसा करके मैंने बिना देखे ही विवाह के लिए हाँ कर दी थी, और आपने तो क्यों, क्या कमी है लड़की में, लंगड़ी लूली है क्या? पिताजी टेढ़ी नजरों से उसे देखकर बोले थे, आपने तो बस जानवरों की तरह सिर्फ हाथ पैरों की सलामती का ही ध्यान रखा, यह नहीं देखा कि उसका रंग कितना काला है। बेटे, पिताजी समझाते हुए बोले थे, अंकिता अच्छे घर की सुशील लड़की है, प्रथम श्रेणी में MA है, चाहो तो नौकरी करवा लेना।
रंग का सांवला होना कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। और फिर अंकिता सांवली अवश्य है पर काली नहीं। पिताजी और माँ दोनों ही उसे अपने अपने ढंग से समझाया था, पर उसका आक्रोश कम न हुआ था। अंकिता के कानों में भी शायद इस वार्तालाप के अंश पड़ रहे थे। रात को वह धीमे स्वर में बोली भी थी, शायद यह विवाह आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। वह खामोश रहा था। 15 दिन बाद ही वह काम पर वापस आ गया था। अंकिता भी उसके साथ थी। कानपुर आकर अंकिता ने उसकी अस्त व्यस्त गृहस्थी को सुचारू रूप से समेट लिया था। साहब घर नहीं जाना क्या? अपरासी दीनानाथ का स्वर कान में पड़ा तो उसकी चारत्रता टूटी। 6 बज चुके थे। वह उठ खड़ा हुआ। घर जाने का भी जैसे कोई उत्साह नहीं था उसके अंदर। उसे आए 15 दिन हो गए थे। अभी तक उसके दोस्तों ने अंकिता को नहीं देखा है। जब भी वे घर आने की बात करते हैं वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता है। आखिर वह करे भी तो क्या? नीरज की बीबी सुनीता कितनी सुंदर है और आकर्षक भी, और विनोद की पत्नी कौन सी कम है। रोहन की पत्नी ललिता भी कितनी गोरी और सुंदर है। अंकिता तो इन सब के सामने कुछ भी नहीं। उसके दोस्त तो पत्नियों को बगल में सजावटी वस्तु की तरह लिए घूमते हैं। एक वह है कि दिन के समय भी अंकिता को साथ लेकर बाहर नहीं निकलता। न जाने कैसी हीन गृहस्थी पनप रही है उसके अंदर, कैसी बेलेम जोड़ी है उनकी। घर पहुंचा तो अंकिता ने बाहर कुर्सियां निकाली हुई थी। तुरंत ही वह चाय और पोहा बनाकर ले आई। वह खामोश चाय की सुस्कियां ले रहा था। अंकिता उसके मन का हाल काफी हद तक समझ रही थी। उसने छोटे से घर को तो अपने कुशल हाथों और कल्पना शक्ति से सजा रखा था। पति के मन की शाह वह नहीं ले पा रही थी। छोटे से बगीचे से फूल पत्तियां तोड़कर वह रोज पुष्प सज्जा करती। कई बार तो अभिषेक भी सजे हुए सुंदर से घर को देखकर हैरान हो जाता। तारीफ के बोल उसके मुंह से निकलते तो ही होते, पर वह उन्हें अंदर ही घुटक लेता। पाक कला में निपुण अंकिता रोज नए नए व्यंजन बनाती। उसकी तो भूख जैसे दोगुनी हो गई थी। नहाने जाता तो स्नान घर में कपड़े, तौलिए, साबुन सब करीने से सजे मिलते। यह सब देखकर मन ही मन अंकिता के प्रति प्यार और स्नेह के अंकुर से फूटने लगते। पर फिर उसी क्षण वही पुरानी कटुता उमड़ सामने आ जाती और वह सोचता, ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है। एक दिन वह दफ्तर से आकर बैठा ही था कि नीरज, रोहन सजी धजी पत्नियों के साथ उसके घर आ धमके। नीरज बोला, आज पकड़े गए जनाब। उन सब के चेहरे देखकर एक बार तो अभिषेक सन्नसा रह गया। क्या सोचेंगे ये सब अंकिता को देखकर? क्या यही रूप की रानी थी जिसे अब तक उसने छिपाकर रखा हुआ था? पर मन के भाव छिपाकर वह चेहरे पे मुस्कान से ले आया और बोला, आओ आओ यार, धन्यवाद जो तुम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। आज तो खास तौर से भाभी जी से मिलने आए हैं, विनोद बोला। और फिर सब बैठक में आ गए। कलात्मा से सजी बैठक में आकर सभी नजरें घुमाकर सजावट देखने लगे। रोहन बोला, अरे वाह, तेरा घर का तो कायाकल्प हो गया है यार। अभी अंदर से अंकिता मुस्कुराती हुई आई और सबको नमस्ते करके बोली, बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। अभी क्या सोचती होगी कि आपके पति के कैसे दोस्त हैं जो अब तक मिलने भी नहीं आए, पर इसमें हमारा कसूर नहीं है। अभिषेक ही बहाने बना बनाकर हमें आने से रोकता रहा। अंकिता, तुम्हारी पुष्प सज्जा तो गजब की है। सुनीता प्रशंसात्मक स्वर में बोली, हमारे बगीचे में भी फूल है, पर मुझे सजाने का तरीका ही नहीं आता। तुम सिखा देना मुझे। इसमें सीखने जैसी तो कोई बात ही नहीं। अंकिता संकुचित हो उठी। वह रसोई में चाय बनाने चली गई। कुछ ही देर में प्लेटों में गर्मा गर्म ब्रेड रोल और गुलाब जामुन ले आई। आप इंसान है या मशीन? विनोद हंसते हुए बोला, कितनी जल्दी सब कुछ तैयार कर लिया। अब आप लोग गर्मा गर्म नाश्ता करिए। 1 घंटे बाद जब सब जाने लगे तो नीरज शेख को कोहनी मारकर बोला, वाकई यार, तूने बड़ी अच्छी बीबी पाई है। अभिषेक समझ नहीं पाया नीरज सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है। जाते समय सब अभिषेक और अंकिता को आमंत्रित करने लगे तो अभिषेक बोला, दिन तय मत करो,
यार जब फुर्सत होगी आ जाएंगे और फिर खाना खाकर ही आएंगे। फिर तो तुम्हें फीकी मूंग की दाल और रोटी ही मिलेगी। विनोद हंसता हुआ बोला, हमारी पत्नी का तो लगभग रोज का यही हिस्सा पिटा मेन्यू है और कहीं हमारे यहाँ खिचड़ी ही ना बनी हो। सुनीता जबकि थकी होती है खिचड़ी ही बनाती है, वैसे अक्सर यह थकी ही रहती है। नीरज टेढ़ी नजरों से सुनीता को देखकर बोला। सब चले गए तो गीता बिखरा घर सहजने लगी और अभिषेक आराम कुर्सी पर पसर गया। उसने कनखियों से गीता को देखा। क्या सचमुच उसे बहुत अच्छी पत्नी मिली है? क्या सचमुच उसके दोस्तों को उसके जीवन पर रश्क है? उसके मन में ये सारी बातें चल रही थी। उसे अंकिता पर दया सी आई। 2 माह होने को है, उसने अंकिता को कहीं घुमाया भी नहीं। कभी घूमने निकले भी है तो रात को। एक दिन शाम को अभिषेक दफ्तर से आया तो बोला, अंकिता झटपट तैयार हो जाओ, आज नीरज के घर चलते हैं। अंकिता ने हैरानी से उसे देखा और फिर खामोशी से तैयार होने चल पड़ी। थोड़ी देर में ही वह तैयार होकर भी आ गए। जब वे नीरज के घर पहुँचे तो अंदर से जोर जोर से आती आवाजें से वो चौंक कर दरवाजे पर ही रुक गए। नीरज चीख रहा था, यह घर है या नरक? ने इसे नरक बना दिया है। मेरे जरूरी कागज तक तुम संभाल कर नहीं रखती। मुन्ने ने सब फाड़ दिए हैं। कैसी जाहिल औरत हो। कौन तुम्हें पढ़ी लिखी कहेगा? जाहिल हो तुम। सुनीता का तीखा स्वर गूंजा। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारा बिखरा सामान ही सारा दिन सजीवती रहूं। बाहर खड़े अंकिता और अभिषेक संकुचित से हो उठे। ऐसे हालत में वे कैसे अंदर जाए समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर अभिषेक ने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। दरवाजा सुनीता ने खोला। बिखरे बाल, मैली सलवटे वाली साड़ी और मेकअप विन चेहरे पर वह काफी हड्डी लग रही थी। अभिषेक ने हैरानी से सुनीता को देखा। सुनीता संभल कर बोली, आइए आइए अभिषेक जी, और वह अंकिता का हाथ थामकर अंदर ले गए। उन्हें सामने देख नीरज झिप सा गया और वह सोफे पर बिखरे कागजों को समेटकर बोला, आओ आओ अभिषेक, आज कैसे रास्ता भूल गए? अभिषेक और अंकिता सोफे पे बैठ गए। अभिषेक ने नजरें घुमाकर देखा। सारी बैठक अस्त व्यस्त थी। बच्चों के खिलौने, पत्रिकाएं, अखबार, कपड़े इधर उधर पड़े थे। हालांकि नीरज के घर अभिषेक पहले भी आता था, पर अंकिता के आने के बाद वह पहली बार यहाँ आया था। इन 2 माह में ही अंकिता के कारण व्यवस्थित रूप से सजे धजे घर में रहने से उसे नीरज का घर बड़ा ही बिखरा और अस्त व्यस्त लग रहा था। अनजाने में ही वह सोनिया और गीता की तुलना करने लगा। सुनीता नीरज से किस तरह जवाब लड़ा रही थी। घर भी कितना गंदा रखा हुआ था। स्वयं भी किस कदर फुअर सी बनी हुई थी। क्या फायदा ऐसे मेकअप और लीपा पोती का, जिसके उतरने ही औरत तर उतरे बर्तन सी बेरंग रौनक नजर आए। इससे विपरीत अंकिता कितनी सभ्य और सुसंस्कृत है। उसके साथ कितनी शालीनता से बात करती है। इतने सलीके से पहनकर जैसे हमेशा तैयार सी रहती है। घर भी कितना साफ रखती है। लोग जब उसके घर की तारीफ करते हैं तब गर्व से उसका सीना भी फूल जाता है। तभी सुनीता चाय और एक प्लेट में भुजिया लाई तो नीरज बोला, अरे अभिषेक, उसकी पत्नी पहली बार घर आई है, कुछ खातिर करो। अब घर में तो कुछ है ही नहीं, आप झटपट जाकर बाजार से ले आओ। नहीं नहीं अभिषेक बोला, इस समय कुछ खाने की इच्छा भी नहीं है। मन ही मन वो सोच रहा था, अंकिता मेहमानों के सामने हमेशा कोई न कोई घर की बनी हुई चीज अवश्य रखती है। जो खाता है तारीफ किए बिना रह नहीं सकता। कुछ देर बैठकर अभिषेक और अंकिता ने उनसे विदा ली। बाहर आकर अभिषेक बोला, रास्ते में विनोद का घर भी पड़ता है, जरा उस यहाँ भी हाजिरी लगा ले। चलते चलते उसने अंकिता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अंकिता हैरानी से उसे देखने लगी। सदा उसकी अपेक्षा करने वाले पति का यह अप्रत्याशित व्यवहार उसकी समझ में नहीं आया। विनोद के घर जब वे पहुँचे तो दरवाजा खटखटाने पर तौलिए से हाथ पोंछता विनोद रसोई से निकला और उन्हें देखकर शर्मिंदा सा ही होकर बोला, अरे वाह, आज जाने सूरज कहाँ से निकला जो तुम लोग हमारे घर पर आए हो। विनोद के घर का भी यही हाल था। बैठक इस तरह से अस्त व्यस्त थी जैसे अभी तूफान आकर गुजरा हो। विनोद पत्रिकाएं समेटता हुआ बोला, आप लोग बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। नीलिमा तो लेडीज क्लब गई हुई है, पत्नी क्लब में, पति रसोई में। अभिषेक को मन ही मन हंसी आ गई। तभी अभिषेक खड़े होकर बोला,
अंकिता तुम जाओ। अंकिता बोली, बैठिए भाई साहब, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर अंकिता रसोई में चली गई। तभी विनोद का 1 साल का बेटा भी उठकर रोने लगा। विनोद उसे चुप कराने का प्रयास करने लगा। कुछ ही देर में अरुणा चाय और की बोतल ले आई और बोली, आप लोग चाय पीजिए, मैं मुन्नी को कराती हूँ। और विनोद के ना करते भी उसने मुन्नी को अपनी गोद में लिटा लिया और उसे चुप करा दिया। विनोद धीमे स्वर में अभिषेक से बोला, यार बीबी हो तो तुम्हारे जैसी, दूसरों का घर भी कितनी अच्छी तरह संभाल लिया। एक हमारी मैम साहब है, अपना घर भी नहीं संभाल सकती। घर आओ तो पता चलता है कि किटी पार्टी में गई है या क्लब में। मुन्ना आया ये के भरोसे ही रहता है। उस दिन अभिषेक देर रात तक सो नहीं सका। वह सोच में निमग्न था। उस तो अपनी पत्नी के सावले रंग पर शिकायत थी, पर यहाँ तो उसके दोस्तों को अपनी गोरी चिट्टी बीवियों से हर बात पर शिकायत है। इतवार के दिन सभी दोस्तों ने अभिषेक की शादी की खुशी में पिकनिक का आयोजन किया था। विनोद, नीरज, विनोद सभी शरीक थे इस पिकनिक में। खाने पीने का सामान अभिषेक के दोस्त लाए थे। अभिषेक को उन्होंने कुछ भी लाने से मना किया था, पर फिर भी गीता ने मसालेदार छोले बना लिए। सभी छोलों को चटकारे लेकर खा रहे थे। अभिषेक हैरानी से देख रहा था कि गीता ही सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। नीता उससे बुनाई डालना सीख रही थी तो रीमा उसके घने लंबे बालों का राज पूछ रही थी। उनकी पत्नी अदिता उससे मसालेदार छोले बनाने की विधि पूछ रही थी। तभी विनोद बोला, गीता भाभी, चाय तो आपके हाथ की ही पियेंगे। उस दिन आपकी बनाई चाय का स्वाद अभी तक जवान पर है। नीता और नीलिमा आदि ताश खेलने लगी और गीता स्टोव जलाकर चाय बनाने लगी। विनोद भी उसका हाथ बटाने लगा। चाय की सुस्किया के साथ एक बार फिर गीता की तारीफ शुरू हो गई। चाय खत्म होते ही विवेक बोला, अंकिता भाभी एक गाना सुनाएगी। गीता थोड़ा शर्माने लगी। वो पहले तो मना करने लगी, लेकिन सबके जोर देने पर आखिरकार उसने एक गाना सुना दिया। झील का खामोश किनारा उसकी मीठी आवाज से गूंज उठा। सभी मुग्ध से की आवाज सुन रहे थे। इतना अच्छा गा लेती है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। अभिषेक सोचने लगा। बड़े ही मीठे स्वर में वह गा रही थी। गाना खत्म हुआ तो सबने तालियां बजाई। गीता संकुचित हो उठी। अभिषेक गहराई से अंकिता को देख रहा था। उसे लगा गीता इतनी सांवली नहीं है जितनी वह सोचता है। उसकी आंखें काफी बड़ी और भावपूर्ण है, तो सबसे अलग है। उसकी आंखों पर अब भी के सांवले रंग की ही आड़ लेकर बाकी सभी गुणों को वह अब तक नजरअंदाज करता रहा था। अगर गोरा रंग ही खुशी और सुखमय वैवाहिक जीवन आधार होता तो उसके दोस्त शायद खुशियों के सैलाब में डूबे होते, पर ऐसा कहाँ है। पिकनिक के बाद थके हारे शाम को वे घर लौटे तो अभिषेक को अपेक्षाकृत प्रसन्न और मुखर देखकर गीता विस्मित हो गई। घर में खामोशी की चादर ओढ़ने वाला अभिषेक आज खुलकर बोल रहा था। कुछ हिम्मत करके अंकिता बोली, क्या बात है, आज आप काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। अभिषेक ने अपने दिल की बात आखिरकार गीता से कह दी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के साथ।